मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं जो पढ़ूंगा अपने मन से पढ़ूंगा, देश के विकास में हमेशा सहयोग करूंगा। हम लोगों ने पिछली बार डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, कुछ बातें और, मतलब इसको हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कहें या मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज कहें, कहना मुश्किल है ना। किताबों में तो ये लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, लेकिन देखो यहाँ पर अक्सर मैट्रिक्स भी चल रहा है। डिटर्मिनेंट के साथ साथ मैट्रिक्स की बातें भी हम बहुत सी सीख रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इस टॉपिक का, जहां पर डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों मिल करके आ जाता है। देखो ध्यान दो, मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स ए। देखो ये वाला ब्रैकेट ना मैट्रिक्स हो गया, 2 3 1 4। और मैंने एक और मैट्रिक्स लिया बी, ठीक है, 1 2 3 5। दो मैट्रिक्स लिए, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, ठीक है। अब हम एक काम करें, इनको मल्टीप्लाई करें, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, रो बाई कॉलम, ठीक है। ए 1 1 आता है ना, ए देखो ये 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2, तो ये भी 2 क्रॉस 2 ही बनेगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो, ये 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 ही बनेगा। क्या होगा, ए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा बोलो, 2 + 9 यानी कि 11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 4 + 15 यानी कि 19, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 12 यानी कि 13, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 + 20 यानी कि 22, है ना। थोड़ा छोटे छोटे एलिमेंट लेते हैं, इससे कैलकुलेशन में इजी रहे। मिटा देते हैं इसको, चलो अच्छा यही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा लंबा चला गया मामला, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा मिटाते हैं। देखो इसको एलिमेंट थोड़े छोटे छोटे करते हैं, इसने दिक्कत पैदा कर दी थोड़ी सी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कर देते हैं मान लो यहाँ पर 0, और इसे कर देते हैं मान लो 1, ठीक है। थोड़े छोटे एलिमेंट लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी रहे, ठीक है। A11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस मिटा देते हैं। चलो फिर से करते हैं, देखो क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 9 11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 + 3 7, ठीक है, 4 + 3 7, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 0 यानी कि 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 0 यानी कि 2, है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 3 7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 9 11, ठीक है, ऐसे हुआ। अब देखो a इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकालें। a इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 11 7 1 2। देखो ये मैट्रिक्स है, यहां पर a इंटू बी एक मैट्रिक्स है। देखो ब्रैकेट देखो इसके, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, देखो ब्रैकेट बदल गए। अब क्या होगा बोलो, 22 - 7 यानी कि 15, 22 - 7 यानी कि 15। देखो यहां पर डिटर्मिनेंट a निकालो, क्या होगा, 2 3 1 0, तो क्या बचा बोलो, 0 - 3 यानी कि -3। अच्छा यहां पर डिटर्मिनेंट b निकालो, इसका निकालो, क्या बचा, 1 2 3 1, क्या हो बोलो, 1 - 6, तो माइनस का 15। अब डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b को मल्टीप्लाई करो यहां से, तो क्या हुआ, -3 इंटू -5 यानी कि 15। देखो ये वैल्यू आपस में बराबर आ गई ना। तो ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, क्या, कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b।
ऐसा हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हमेशा लिख सकते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट दोनों का अलग अलग हो जाएगा। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और वो भी सेम ऑर्डर के, मतलब जैसे ये 2x2 हो, ये 3x3 हो, तब भी ये नहीं चलेगा ना, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तब ये सही है। ये बात ध्यान रखना है, लोग भूल जाते हैं इस बात को, है ना। तो यहां पर क्या लिखोगे, A and B are square matrices of same order। A और B सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ध्यान दीजिए, है ना। A और B सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, मतलब जैसे ये 2 × 2 तो ये 2 × 2, ये 3 × 3 तो ये भी 3 × 3, सेम ऑर्डर के होना चाहिए। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट रूल यहाँ से देखो हमको मालूम चला, है ना, काफ़ी इसका यूज़ होता है, ध्यान देना। अभी तुमको मैंने एक बताया था kn वाला, कि k × a का डिटर्मिनेंट k की पावर n बाहर आता है, बताया था ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे में और भी आपको रूल्स बताऊंगा जो कंपटीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस टाइप के छोटे मोटे प्रूफ ये हमसे 12th एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए दे देंगे, बी दे देंगे, कहेंगे इसको मतलब ना इसको वेरीफाई करके दिखाओ, इसको प्रूफ नहीं कहते, एग्जाम्पल से जो चीज़ हम लिखते हैं उसको कहते हैं वेरिफिकेशन। ये हो गया इस रूल का वेरिफिकेशन, ध्यान दो, इसको वेरीफाई करके बताओ, और वैसे ये रूल हमें याद रखना है, ठीक है। लिखो जल्दी इसको, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है, आना है तो आ रहा हूँ मैं, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। देखो ध्यान दो, आगे बढ़े। हाँ, एक और प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की पढ़ें, क्या है देखो बच्चों प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मान लो एग्जांपल लिया a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3, ठीक। अगर हम इसमें देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि सारे रो को सारे कॉलम में बदल दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। याद है कि नहीं, बोलो, पुरानी बातें बेटा याद रखो मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे सच्चों, याद रखो। जो पढ़ लिया वो दिमाग में आना चाहिए, उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज। तुम क्या सोचते हो एक दो बार रिवाइज से हो जाएगा? नहीं होगा, कम से कम 5-6 बार रिवाइज करो, तो जाके दिमाग में बातें बैठेंगी। छोटा मगज होता है, छोटा मगज में जाके दिमाग की बातें यहाँ बैठेंगी। 5-6 बार रिवाइज करोगे तब चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। रिवाइज करो, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। कैसे रिवीजन? पहली बार कॉपी से लिखो, उससे रिवाइज करो बार बार। कुछ भूल जाओ फिर वीडियो को देखो, समझ गए? सब कुछ आपके लिए है, आपके फायदे के लिए सब कुछ है, समझे? लिखो ध्यान से। एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें रो को कॉलम में बदल दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता। अब देखो एक और प्रॉपर्टी, क्या? जैसे यहां पर रो 1 है, रो 2 है, हम क्या करें, दो रो को आपस में इंटरचेंज करें, दो रो को आपस में R1 R2 को इंटरचेंज करें, तो होता क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। मतलब हम एक माइनस साइन यहां पर लगाएंगे, या ऐसा कहो -1 बाहर आएगा। R1 R2 को चेंज करेंगे तो A2 B2 C2, A1 B1 C1 और A3 B3 और C3। अगर हम R1 R2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन देखो यहां पर आ जाएगा। बात समझे? बोलो। अगर हम R1 R2 को चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, देखो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। बात समझे? अच्छा, मान लो अगर हम R2 R3 को इंटरचेंज करें तभी माइनस साइन आ जाएगा। मतलब दो रो को आपस में इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा।
और इसी प्रकार दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तब भी माइनस साइन आ जाएगा। कौन सी दो रो? कौन सी दो रो? कोई भी दो रो। देखो जैसे अभी हमने पास पास की दो रो को चेंज किया तो ऐसा हुआ है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दो, फिर से इसमें एक चेंज लाते हैं, फिर से इसमें हम एक चेंज लाते हैं। कैसे? इस वाले में अब हम फिर से R2 और R3 को इंटरचेंज करते हैं तो फिर एक माइनस आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखो R2 R3 को इंटरचेंज करो तो क्या होगा? A2 B2 C2, यहां क्या हुआ? A3 B3 C3 और A1 B1 C1। ठीक है, R2 R3 इंटरचेंज किया। ठीक, अब फिर से देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम फिर से इसमें R1 R2 को इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा? देखो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर से एक माइनस आएगा। चेंज करो, देखो क्या हुआ? A3 B3 C3 और A2 B2 C2 और A1 B1 C1। अब देखो, अब आप इसको इससे देखो, इसको इससे, इसमें क्या अंतर दिख रहा है? इसमें अंतर दिख रहा है कि R1 और R3 इंटरचेंज हुआ आपस में। देखो ये चला गया नीचे और ये वाला आ गया ऊपर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कोई भी दो रो आपस में चेंज, जैसे कई बार लोग समझते हैं कि पास पास की रो को इंटरचेंज करना है तो माइनस साइन आएगा ना। अगर आप R1 को R3 से भी इंटरचेंज कर दोगे ना तब भी माइनस साइन आ जाएगा। अगर आप कोई भी दो रो इंटरचेंज कर दें, चाहे पास पास की हो चाहे दूर दूर की हो, तो एक माइनस साइन यहां पर लग जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, बोलो भाई, ध्यान दो। यही प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी है। मतलब अगर आप दो रो को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा, और कोई भी दो रो, अगर आप कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा, चाहे R1 R2 करें चाहे R2 R3 करें। हाँ देखो, जैसे यहां से यहां पर जब आप थे तो ये प्लस हो गया था वापस। इसमें क्या अंतर दिख रहा है? देखो इसमें अंतर ये दिख रहा है कि कोई दो रो डायरेक्ट इंटरचेंज नहीं हुई। A2 B2 C2 यहां चला गया, A3 B3 C3 यहां चला गया, A1 B1 C1 यहां चला गया। तो इसमें और इसमें मतलब कोई दो रो का डायरेक्ट इंटरचेंज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तभी देखो ये दोनों आपस में सेम है। मतलब इसमें क्या हुआ? R1 R2 चेंज, एक माइनस साइन, फिर इसको चेंज, फिर एक माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसमें आप कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं। इसमें आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि देखो ये रो इससे चेंज हो गया ना। अगर एक रो दूसरे से चेंज पाई जाएगी तो माइनस साइन आएगा, चाहे पास पास की हो चाहे वो दूर दूर की हो, ये बात ध्यान रखो। और यही बात कॉलम में भी है। अगर हम एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करेंगे तब भी माइनस साइन आएगा, है ना। कोई भी, देखो मैंने बताया, हमेशा हर बार बता रहा हूं मैं, जो बात डिटर्मिनेंट में रो के लिए है वही बात डिटर्मिनेंट में कॉलम के लिए भी है। जो प्रॉपर्टी रो में है वो प्रॉपर्टी कॉलम में भी है, ध्यान दो। दो रो इंटरचेंज करोगे माइनस साइन आएगा, दो कॉलम इंटरचेंज करोगे तब भी माइनस साइन आएगा। इस बात को समझो। 3x3 में ऐसा है, 2x2 में भी ऐसा है, 4x4 में भी ऐसा है। देखो जल्दी लिखो, बताता हूं। श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, राधा का भी नाम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, श्याम तेरी बंसी को। देखो लिखो जल्दी से। देखो मान लो
मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 4x4 का, ऐसे मान लो ये है अपना R1 और ये है R2 और ये है R3 और ये है R4। 4 रोज होंगे इसमें, 4 रोज होंगे इसमें, 4 कॉलम भी होंगे। तो मान लो रो को देख रहे हैं केवल बस। मान लो मैंने R1 R2 इंटरचेंज किया, मान लो मैंने R1 R2 को इंटरचेंज किया, तो क्या होगा देखो, माइनस साइन आएगा, R2 यहां आ गया, R1 यहां, R3 R4 एज इट इज। ठीक है, शॉर्ट में समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके समझ सकते हैं। देखो R1 R2 इंटरचेंज हो गया। अब मान लो मैं फिर से क्या करता हूं, R1 R3 को इंटरचेंज करता हूं फिर से, मतलब एक्चुअली ये यहां सेकेंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, तो हम ऐसा कहेंगे कि सेकेंड थर्ड को इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना। लिखा जरूर R1 है ना। R1 का मतलब ये हुआ कि वो इसकी फर्स्ट रो थी, अब वो इसकी क्या हो गई, सेकेंड रो, और इसकी क्या हो गई, थर्ड रो। तो हम ऐसा कहेंगे कि R2 R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो फिर एक माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा। देखो R2 R3 R1 R4, ठीक है, R2 R3 को इंटरचेंज कर दिया। अच्छा, अब देखो यहां पर एक काम करें फिर से हम कि मान लो R1 R4 को इंटरचेंज करें, मतलब थर्ड और फोर्थ रो को इंटरचेंज करें, तो फिर एक माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, फिर -1 आ गया। देखो तो क्या आ गया, R2 R3 R4 R1। बोलो भाई, बात को समझे कि नहीं समझे? अरे बात को समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? देखो ध्यान दो, फिर हम इन दोनों को इंटरचेंज करें, किसको, R3 R4 को, फिर इंटरचेंज करें, तो फिर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनको आपस में चेंज करें, R2 R4 R3 R1, ठीक है, और फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो फिर से माइनस आ जाएगा। तो R4 R2 R3 R1। अब आप पहले को और लास्ट को देखो, पहले और लास्ट को देखो, क्या अंतर आया, R1 R4 पर पहुंचा, देखो R1 R4 आपस में इंटरचेंज हो गए, देखो फिर से एक माइनस साइन आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी 4x4 में भी सही है, हालांकि बनी ये 3x3 के लिए है। जैसे किताबों में ये प्रॉपर्टी आपको 3x3 के लिए बनी दिखाई देगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो 4x4 के लिए भी सही है। बात समझे ना। देखो जैसे हम यहां पर एक काम करते, इन दोनों को इंटरचेंज करते, तो क्या होता, क्या होता बोलो, R2, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, इन दोनों को इंटरचेंज करते, है ना, सॉरी, इन दोनों को इंटरचेंज करते, इन दोनों को, तो क्या होता बोलो, R3 R2 R1 R4। हमने इन दोनों को देखो यहां इंटरचेंज किया, तो R3 R2 बदल गए आपस में, और ये माइनस था प्लस हो गया था, ये फिर से देखो यहां पर एक माइनस हो गया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस था। जब हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया फिर प्लस हो गया। अब देखो इसमें क्या कनेक्शन है, देखो डायरेक्ट देखो, R1 और R3 ने अपनी पोजीशन को बदला है, R2 R4 वही रह गया। मतलब अगर हम ऐसा कहें कि R1 R3 अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, इसमें डायरेक्ट कनेक्शन देखो आप, तो अगर R1 R3 अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं तब भी एक माइनस साइन आएगा, और अगर R1 R4 अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं तब भी एक माइनस साइन आएगा। कोई भी दो रो देखो, जैसे कि पास पास की बदलेंगे तब तो माइनस साइन आएगा, पहला तीसरा बदलेगा तब भी माइनस साइन आएगा, पहला चौथा बदलेगा तब भी माइनस साइन आएगा। मतलब R1 R2 बदलेगा तब तो माइनस साइन आएगा, है ना, पास पास की बदलेंगे तब भी माइनस साइन आएगा, एक एक के गैप में बदलेंगे तब भी माइनस साइन आएगा, और दो दो के गैप में बदलेंगे तब भी माइनस साइन आएगा।
है ना, R4 में, मतलब 4x4 के डिटर्मिनेंट में, मतलब ये प्रॉपर्टी 4x4 डिटर्मिनेंट के लिए भी सही है। वैसे आपको ये लगानी है 3x3 में, बस नॉलेज के लिए मैंने बताया कि आगे के लिए भी ये बनी 3x3 के लिए है ना, ये बनी 3x3 के लिए, लेकिन 4x4 के लिए भी ये सही है ना, और 2x2 के लिए तो सही है ही है। लेकिन ध्यान रखना, रो को रो से इंटरचेंज करना है, कॉलम को कॉलम से करना है, रो को कॉलम से नहीं। लेकिन हाँ, अगर रो को कॉलम से करना है तो सारे रो को सारे कॉलम से करना है, फिर उसमें वैल्यू चेंज नहीं होती, वो अलग प्रॉपर्टी है। मतलब ऐसा मत करना कि एक रो को एक कॉलम से कर दें ना, वो संभव नहीं है। वो प्रॉपर्टी अलग है जिसमें हम सारे रो को सारे कॉलम में बदल देते हैं, ट्रांसपोज, उसमें वैल्यू सेम रहती है, उसमें कोई माइनस माइनस नहीं आता, ध्यान है ना। जिसमें हम सारे रो को सारे कॉलम में बदल देते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है वो, उसमें डिटर्मिनेंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, उसमें सारे रो सारे कॉलम में चेंज होते हैं, वैल्यू सेम रहती है। यहां पर क्या है, दो रो को केवल इंटरचेंज कर रहे हैं, या दो कॉलम को करें, लेकिन रो को रो से करेंगे तब माइनस साइन आएगा, कॉलम को कॉलम से करेंगे तब माइनस साइन आएगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि केवल एक रो को एक कॉलम से कर दें, यह संभव नहीं है। मतलब ये मत समझना कि पहली रो को पहले कॉलम से इंटरचेंज कर दें, वो संभव नहीं है। वो कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि केवल एक रो को केवल एक कॉलम से चेंज कर दो आप, हाँ, या सारे रो को सारे कॉलम से बदलो, सभी रो को सभी कॉलम से बदलो, फिर वो ट्रांसपोज वाली हो जाएगी, उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं है, वो अलग प्रॉपर्टी, उसमें सारे रो को सारे कॉलम से चेंज करते हैं। केवल एक रो को केवल एक कॉलम से मेरे भाई चेंज नहीं कर सकते। हाँ, दो रो को चेंज कर सकते हैं, माइनस साइन आएगा, चाहे 2x2 हो, चाहे 3x3 हो, चाहे 4x4 हो, या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तब भी माइनस साइन आएगा, चाहे 2x2 हो, चाहे 3x3 हो, चाहे 4x4 हो। और ये प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की है, मैट्रिक्स की नहीं। मतलब मैट्रिक्स में मत आप समझना कि दो रो को इंटरचेंज कर दें ना, गलत हो जाएगा। मैट्रिक्स में दो रो इंटरचेंज नहीं होगी, डिटर्मिनेंट में है ये सब बातें, मैट्रिक्स में नहीं। लिखो ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट और दिमाग को खोलने वाली प्रॉपर्टी थी ये। हाँ। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैने कजरा रे, काले नैनो वाली ने। देखो ध्यान दो, आगे कुछ और बातें सी के डिटर्मिनेंट में हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी, ठीक है। देखो समझो बच्चों जरा ध्यान से कि जैसे क्या होता है, डिटर्मिनेंट में कई चीजें हैं। असल में डिटर्मिनेंट एक प्रकार की वैल्यू है, बोलो, डिटर्मिनेंट एक प्रकार की वैल्यू है। देखो जैसे मान लो मैंने एक डिटर्मिनेंट ए ले लिया, ठीक है, इसमें ले लिया आर, है ना। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं असल में वो प्रॉपर्टी का नाम है यूज ऑफ सिग्मा, यूज ऑफ सिग्मा। मतलब डिटर्मिनेंट में हम सिग्मा का यूज कैसे करेंगे। मान लो आर है, r-1 है, r स्क्वायर है, 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 0 है, 2 है। ये मान लो हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, ठीक है, और हमें इस डिटर्मिनेंट में सिग्मा ऑफ डिटर्मिनेंट चाहिए और r की वैल्यू चाहिए 1 से n तक चाहिए।
सिग्मा चाहिए डिटर्मिनेंट का। तो देखो सिग्मा आप जानते हो ना, बोलो जानते हो कि नहीं? अरे सिग्मा, अरे सिग्मा नहीं जानते हो? जानते होगे ना इतना तो। बताता हूँ, देखो जो परेशान मत हो, बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हो, अच्छा इतना जानते होगे ना, सिग्मा आर क्या होता है? आर फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब 1 + 2 + 3 से लेकर n तक वैल्यू क्या होती है? n × n + 1/2। ठीक है। फिर आप जानते होगे सिग्मा आर स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर होता है, क्या होता है? n × n + 1 2n + 1/6, है ना? इतना जानते हो ना। और सिग्मा ऑफ आर क्यूब जानते होगे, है ना? आर क्यूब का मतलब 1³ + 2³ से लेकर के n³, ये क्या होता है? ये इसी वाले का होल स्क्वायर हो जाता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा सिग्मा ऑफ कांस्टेंट अगर है, जैसे मान लो सिग्मा ऑफ 2 है, r बराबर 1 से n है, तो क्या हो जाता है? 2 × n हो जाता है। ये बात जानते हो ना ऐसे? बोलो, है कि नहीं? अच्छा मान लो अगर सिग्मा ऑफ 2 है और r 0 से n है, जैसे यहां पर r 1 से n था तो 2 × n आया, 2 × n। लेकिन यहां 0 से n है, तो अब ध्यान रखना, अब आएगा 2 × n + 1 बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। देखो ध्यान दो, इसमें n + 1 टर्म हो गए, 0 से लेके n तक गया। जैसे आप 0 से 4 तक गिनो तो 5 टर्म होंगे। 0 से 4 तक गिनो, 0 1 2 3 4, है ना? तो जैसे अगर आप ऐसे समझो कि 0 1 2 3 4, देखो 5 टर्म है। मतलब अगर आप 0 से 4 तक जाओगे तो एक्चुअली वो टर्म 5 है। जैसे 0 से n तक जाओगे तो एक्चुअली वो टर्म n + 1 है, तो इसलिए कांस्टेंट × n + 1 आएगा। यहां पर टर्म का नंबर n था तो कांस्टेंट × n आया था। हालांकि तुम्हें 0 से यहां नहीं दिखेगा, जनरली 1 से दिखेगा, लेकिन फिर भी केयरफुल रहिए। अच्छा इसमें अगर हम 0 से कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या होगा? देखो r की जगह 1 रखा, r की जगह 2 रखा, r की जगह 3 रखा, n तक रखा। इसमें r की जगह 1 रखा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग कहाँ है? r बराबर 1 से n है। इन सभी में स्टार्टिंग r बराबर 1 से n है। तो r की जगह पहले 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। इसमें ही वही है, इसमें ही वही है। अब मान लो इनमें अगर मैं स्टार्टिंग 0 से कर दूं तो r की जगह 0 रखोगे तो 0 का क्यूब तो 0 ही हो गया, तो वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? बोलो। जैसे कि मान लो अगर मैं ये कर देता हूं सिग्मा r बराबर 0 से n, तो क्या होगा? r लिख दो यहां पर, तो r की जगह 0 लोगे, फिर 1 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर n तक लोगे, तो 0 उसमें जोड़ोगे तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, वैल्यू यही रहेगी। तो इन रिजल्ट में अगर हम r बराबर 0 से शुरुआत कर देंगे, किसी में भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए, मैं समझाता हूं, ये बात तुम्हें आनी चाहिए। वैसे तो 11 में तुमने पढ़ी होगी सिग्मा का यूज सीक्वेंस सीरीज में, हालांकि सीक्वेंस सीरीज के वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं किया, कर दूंगा जल्दी, ठीक है? देखो इसमें ऐसा इसलिए होता है, समझो बात को ध्यान से। जैसे इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो मैं ऐसा लेता हूं, मैं लेता हूं मान लो सिग्मा ऑफ 2 और r बराबर 0 से 3 लेता हूं मान लो। अब देखो इसमें अंदर r का टर्म ही नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि जब तुम r को 0 रखोगे तो ये 2 का 2 ही रहेगा, r को 1 रखोगे तब भी 2 रहेगा, 2 रखोगे तब भी 2 रहेगा, 3 रखोगे तब भी 2 रहेगा। समझो मतलब ये वैल्यू तो 2 है ना, r पर फर्क r पर डिपेंड नहीं है। तो r को 0 लिया तब भी ये 2 आया, क्योंकि 0 से लेके 3 तक जाना है, तो 0 1 2 3 4 टर्म हुए ना। r को रखोगे 0 तब भी 2 हुआ, r को रखोगे 1 तब भी 2 हुआ, r को रखोगे 2 तब भी 2 हुआ, r को रखोगे 3 तब भी 2 हुआ। तो ये 2 2 2 2
4 टाइम्स हुआ तो ये 2 इंटू 4 हुआ एक्चुअली। यहां पर r को रखोगे 0 तो वो 0 ही हो जाएगा, पहला टर्म 0 हो जाएगा। यहां पर भी r है तो r को रखोगे 0, पहला 0 हो जाएगा। यहां पर भी r है ना। लेकिन यहां पर अगर r को 0 रखोगे तो पहला टर्म 0 नहीं होगा, बट 2 ही रहेगा, क्योंकि उसमें r है ही नहीं, वो कांस्टेंट है। तो ध्यान देना इस बात पे जरा। और यही अगर 1 से 3 होता तो वहां पर भी वही चीज है। मान लो अगर हम 2 लें और r को 1 से 3 लें, अब r को 1 लोगे तब भी 2, r को 2 लोगे तब भी 2, r को 3 लोगे तब भी 2, तो ये 2 इंटू 3 रहेगा। अरे बात समझे ना। तो बेटा ये सिग्मा का खेल है, सिग्मा का। ये बच्चों सिग्मा का खेल है, खेल बहुत अजीब है, सिग्मा का खेल है ये बच्चों, सिग्मा का खेल। तुम समझ गए है ना। अब तुम गलती नहीं करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। सोचा करो कि r की जगह ये टर्म रखना है और कहां तक रखना है ना। r कहां से कहां जा रहा है, ठीक है। और जब अंदर r है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो वो वही रहेगा। r कहीं से कहीं जाए, है ना, जितनी वैल्यू होंगी उतने टाइम वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू वही बात बार बार फिक्स हो जाएगी। समझो ध्यान से, लिखो जरा इस बात को, फिर मैं तुमको बताता हूं सिग्मा का यूज डिटर्मिनेंट में कैसे किया जाता है। लिखो जरा जल्दी, ध्यान से लिखो इसको पहले। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक्चुअली मोबाइल पे ना सुबह सुबह यार कुछ मैसेज आने लगते हैं, वही देख रहा था, समझ गए। ये है ना मोबलिया, मोबलिया कहते हैं ना इसको। इस पे कुछ लोग मैसेज मार देते हैं सुबह सुबह, तो टुन टुन की आवाज़ बजी। मैंने कहा देखें भाई क्या है, हटाया मैसेज को। कई बार लोग सोचते हैं ऑनलाइन है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा होता हूँ, लोग सोचते हैं ऑनलाइन है, मैसेज मारो, दे दे के मैसेज मारते रहते हैं, जबकि मैं अपलोड कर रहा हूँ एक वीडियो। देखो अभी वीडियो, अभी खैर पता नहीं तुम कब देख रहे हो इसको, तुम अभी थोड़ी देख रहे होगे। तो कई बार लोगों को लगता है मैं ऑनलाइन हूँ, मजे से कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जबकि मैं अपना काम पे लगा हुआ होता हूँ, है ना। ये फालतू फालतू के मैसेज व्हाट्सएप पे मैं नहीं इधर उधर मारता हूँ। पढ़ाई, हमेशा पढ़ाई, मैथमेटिक्स, गणित गणित, ठीक है। देखो अब देखो बच्चों कि जैसे मान लो अगर मैं सिग्मा का यूज करता हूं, मतलब हमसे सिग्मा ऑफ दिस निकालने कहा जाए। ये सवाल आईआईटी में काफी पूछा गया, बहुत बार आईआईटी में सवाल पूछा गया है। और इस सवाल में इंटरेस्टिंग बात ये थी, ज्यादातर केस में इसका आंसर 0 था। सिग्मा वाले सवाल में आईआईटी में कई बार सवाल पूछा गया, अक्सर इसका आंसर 0 आया था। देखो समझो, मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें r के टर्म है, तो देखना पड़ता है r के टर्म कहाँ है। r के टर्म कहाँ है बोलो, पहली रो में है। तो अगर r के टर्म पहली रो में है, ध्यान दो, तो ये सिग्मा पहली रो में चला जाएगा अपने आप ही, क्योंकि r के टर्म पहली रो में है। तो सिग्मा r में भेज दो, पहली रो में सिग्मा को भेज दो, ठीक है। सेकेंड थर्ड रो पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इनकी वैल्यू रख दो। अब यहां पर वैल्यू रख देंगे, बताइए मैंने आपको, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू आपको मालूम रख देंगे। देखो इसको कैसे निकालेंगे, सिग्मा r माइनस 1 का मतलब r कहाँ है, सिग्मा कहां से कहां तक है, 1 से n तक है, तो सिग्मा r और माइनस सिग्मा 1, r 1 से n और r 1 से n। अब देखो ये क्या हुआ, सिग्मा r की वैल्यू आप जानते हैं वही क्या, n इंटू एन प्लस 1/2 हो गई, और ये 1 से n तक है, तो 1 n टाइम होगा, 1 n टाइम होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू n हो जाएगा। समझे, इसकी देखो वैल्यू आ गई। तो सबकी वैल्यूज उसकी जगह पर रख देना है, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू, और फिर देखना है आगे क्या करना है, सॉल्व करना है कि नहीं करना, है ना। आईआईटी वाले जो सवाल देते थे तो अक्सर क्या होता था, जब आप इनकी वैल्यू रखोगे तो 2 रो अपने आप ही सेम बन जाते थे, और 2 रो सेम बनते ही डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0।
खैर आगे की कहानी है। पहले तो ये समझो कि सिग्मा किस रो में ले जाना है। सिग्मा उस रो में ले जाना है जिसमें आर के टर्म है या कॉलम में। जैसे यहां पर पहली रो में आर के टर्म है, ये आर के टर्म दूसरी रो या तीसरी रो में भी हो सकते थे, ये आर के टर्म किसी कॉलम में भी हो सकते थे। तो सिग्मा उसी रो में या उसी कॉलम में ले जाना है जिसमें आर के टर्म होंगे। ये बात ध्यान दो, समझो। लिखो जरा इसको, फटाफट को बताते हैं। आना है तो आ राह में, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। देखो जैसे मान लो अगर ऐसा होता 1 2 3 आर स्क्वायर 4 1 0 -1। अब देखो इसमें मान लो हमसे सिग्मा पूछा गया, मान लो हमसे सिग्मा पूछा गया। अब देखो आर के टर्म कहाँ है, आर के टर्म सेकेंड कॉलम में है, तो सिग्मा सेकेंड कॉलम के पास चला जाएगा। तो सिग्मा कहाँ जाएगा बोलो, सेकेंड कॉलम के पास चला जाएगा, है ना। ध्यान रखना सेकेंड कॉलम के तीनों एलिमेंट में जाएगा वो। आप समझो, तुम कहोगे सर यहां तो आर है ही नहीं, लेकिन फिर भी सिग्मा जाएगा। मतलब इस कॉलम के तीनों जगह पर सिग्मा पहुंच जाएगा। ठीक है ना। बोलो, जैसे कि मान लो अगर तीनों जगह आर होता तब भी जाता, और अगर दो जगह आर है तब भी जाएगा, अगर केवल एक जगह आर होगा तब भी जाएगा। अब देखो जैसे हमारे पास ये है, मान लो, समझो बात को, R2 3 0 1 4 -1 1 1 ऐसा है मान लो, और हमें सिग्मा ऑफ ए चाहिए। R फ्रॉम 1 to n है, हर जगह ही मान के चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जहां लिख नहीं रहे हैं वहां भी R फ्रॉम 1 to n ही है, समझो। अब R का टर्म कहाँ है, पहले रो में भी कह सकते हैं, पहले कॉलम में भी कह सकते हैं। तो हम सिग्मा चाहे तो पहले रो में लगाएं, चाहे पहले कॉलम में लगाएं, समझो। सिग्मा R, सिग्मा 2, सिग्मा 3, लेकिन सब में लगाएंगे, पहले रो में लगाएंगे, सब में लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे अब, ठीक है, इसमें नहीं लगाएंगे। या देखो ऐसा भी कह सकते हैं कि हम सिग्मा जो है वो पहले कॉलम में लगाएं, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो पहले कॉलम में लगाएंगे तो क्या होगा, सिग्मा R, सिग्मा 0, सिग्मा -1 2 1 1 3 4 1 ऐसे करके देखो, है ना। अब ध्यान रखो सिग्मा 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। सिग्मा 0 चाहे R कहीं से कहीं तक भी हो, अगर R 1 से n है तब भी वैल्यू 0 × n+1 मतलब 0 ही हो जाएगी। सॉरी 0 × n तो ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी, है ना। तो अब जैसे R का टर्म केवल एक जगह था, तो हम ये मान सकते हैं कि ये फर्स्ट रो में भी है और ये मान सकते हैं फर्स्ट कॉलम में भी है। तो मेरे पास दो चॉइस हैं, हम चाहे तो फर्स्ट रो में सिग्मा को भेज दें या चाहे तो फर्स्ट कॉलम में सिग्मा को भेज दें, और फिर वैल्यू निकालना तो हमको आता ही है ना। तो दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात जरा यहाँ पर समझो, मतलब इसको लिखो जल्दी से, पहले बताता हूं मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात। शाम तेरी बंसी को बजन, उफो एच मिट गया, HD सर का नाम हमेशा रहना चाहिए, समझे, HD सर। देखो अब मान लो एक समस्या आ सकती है कि R किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में हो ही ना। जैसे कि मान लो ऐसा हो जाए, समझो, मान लो हम देखो छोटा एग्जांपल लेते हैं, R स्क्वायर R³ 4, मान लो ऐसा हो जाए, और हमसे कहा गया कि सिग्मा ऑफ R फ्रॉम 1 to n निकालिए। अब देखो समझो, हमने छोटा एग्जांपल लिया, इससे क्वेश्चन करना आसान रहे। अब R किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में नहीं है,
सिग्मा का रूल ये होता है वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में ही जाएगा, बस दो जगह नहीं जाएगा। सिग्मा का रूल ये है कि वो किसी भी एक रो में ले जाओ या किसी भी एक कॉलम में ले जाओ, वहीं ले जाओ जहां आर हो। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आर यहां भी है और यहां भी है। अब सिग्मा दो जगह नहीं जाएगा। ये मत समझना कि जहां जहां आर है वहां सिग्मा लगा दें, ऐसा नहीं है। ये मत समझना कि जहां जहां आर देखा वहां वहां सिग्मा लगा दिया, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये गलत हो जाएगा, ध्यान देना, गलत हो जाएगा। ये सिग्मा किसी भी एक रो में लगाओ या किसी भी एक कॉलम में लगाओ और वहीं लगाओ जहां आर है। अब यहां देखो जो हमारा आर है ना, वो अलग अलग बिछा हुआ है। तो अब ऐसे में अगर हमें सिग्मा चाहिए तो हम सवाल को डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब देखो इसे करने का एक ही तरीका है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। अगर आर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में सीमित ना होकर अलग अलग चला जाए, अगर आर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सीमित ना होकर अलग अलग भाग जाए, तो उसका तरीका ये कि पहले इसकी वैल्यू निकालो। क्या वैल्यू होगी देखो, 4r माइनस आर क्यूब, इसकी वैल्यू। अब इसका सिग्मा ले लो। अब इसका सिग्मा अगर हम लेंगे तो क्या होगा बोलो, r फ्रॉम 1 to n है तो क्या होगा बोलो, ये क्या होगा, सिग्मा 4r r फ्रॉम 1 to n माइनस सिग्मा r क्यूब r फ्रॉम 1 to n। तो ऐसे केस में आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करो और फिर उसके बाद उसमें सिग्मा लगाओ। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो पहले, चाहे 3 क्रॉस 3 होता तब भी ऐसे करते। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हालांकि ऐसा केस आपको दिखेगा नहीं, बताया मैंने इंटरेस्ट के लिए आपको कि आईआईटी वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये, समझे। तो पहले उसको एक्सपेंड करो फिर उसमें सिग्मा लगाओ। अब देखो कांस्टेंट टर्म सिग्मा के बाहर आ जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में 4 को बाहर ले सकते हैं, r फ्रॉम 1 to n और माइनस सिग्मा r क्यूब r फ्रॉम 1 to n। अब इसकी वैल्यू हम जानते ही हैं, बताया मैंने आपको सिग्मा r, और इसकी वैल्यू भी हम जानते हैं, वैल्यू रखेंगे आंसर मिल जाएगा। तो सिग्मा का कॉन्सेप्ट भी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है ये, डिटर्मिनेंट में इसका बहुत आईआईटी वाले प्रयोग करते हैं। अब आप सारे क्वेश्चन निकाल दोगे, जनरली इनके आंसर 0 आते हैं। हालांकि पहले आए हैं सवाल, अभी पिछले 5-6 सालों से ये सवाल नहीं पूछे गए, उसके पहले काफी पूछे गए। पिछले 5-6 सालों से आईआईटी ने नहीं पूछा, ये मेंस में भी नहीं पूछा, क्योंकि इतना कॉमन सवाल हो गया था ना। जब सवाल बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है ना तो आईआईटी वाले वहां से कन्नी काट लेते हैं, वो नए सवाल की तरफ जाते हैं जो थोड़ा सा कॉमन नहीं है, जिसको बच्चे कम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिखो ध्यान से, अगले कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग अगली क्लास में फिर पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।